तो चलिए अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट पावर। पावर जैसा कि चैप्टर का नाम ही था सर, जी। वर्क, एनर्जी एंड पावर। पावर तो वर्क के बारे में भी हमने काफी डिटेल में स्टडी किया जी। उसके बाद एनर्जी, जिसमें स्पेसिफिक हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी काइनेटिक एनर्जी आई रही थी। बिल्कुल सर जी। तो अब यहाँ पर एक लास्ट फिजिकल क्वांटिटी बची हुई है, पावर। तो पावर क्या है, अगर हिंदी भाषा में सिंपल से शब्दों में बात की जाए तो जी। पावर का मतलब हम बोलते हैं ताकत। ताकत। लेकिन फिजिक्स में जी इसे डिफाइन कैसे किया जाता है? तो जी। फिजिक्स में मतलब होता है कि जब हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हाँ। तो एनर्जी किस रेट से सप्लाई की जा रही है। ओके। इस रेट से मतलब है कि एक सेकंड में आपने कितनी एनर्जी सप्लाई करी, वही होगी पावर। समझ में तो नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल पर सेकंड, हाँ, बताता हाँ, हूं, हाँ, हाँ। शायद समझ पाए। देखिएगा सिचुएशन, वर्क डन आप सीख ही चुके हैं। जैसे मान लो ये है आपका ग्राउंड सरफेस, जी एक 2 kg का ब्लॉक, जी। और सपोज वो ग्राउंड सरफेस से अभी है 5 मीटर हाइट पर। हाँ। क्लियर? अब ये ब्लॉक यहां से यहां तक मूव करता है। अब मैं इसे 2 तरीके से मूव करता हूं। पहली बार तो इसे बहुत तेजी से नीचे लेकर के आता हूं, ठीक है, और इतनी तेजी से नीचे लेकर के आया कि पहली बार इसे जो समय लगा नीचे आने में जी। वो सपोज लगा 5 सेकेंड। ओके। दूसरी बार मैं इसे बहुत स्लोली नीचे लेकर के आया और इस समय जो समय लगा वो सपोज इसे लगा कितना, 50 सेकेंड। दोनों केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी तो सेम ही है सर। हाँ, आपने सही सवाल पूछा। अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी आपसे पूछता, हाँ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखते हैं आप? mgh प्लस के साथ। बिल्कुल, क्योंकि ग्रेविटी के वर्क को इस बात से थोड़ा ना मतलब है कि उसे कितना समय लगा है। जी तो हम यहाँ पे लिखते हैं m g की वैल्यू 10 इंटू एच। जी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कितना आ जाता है, 100 जूल। जी। इस बात को मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो एनर्जी सप्लाई हुई ड्यू टू द अर्थ, जी। वो कितनी हुई? 100 जूल। दोनों केस में दोनों केस में बराबर चाहे एनर्जी वाला केस लूं ए केस, चाहे दूसरा वाला केस लूं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता एनर्जी सप्लाई करने का रेट क्या दोनों में सेम है? तो ये सवाल अब बताना, क्या सेम है? क्या यहाँ नहीं। 100 जूल 5 सेकंड में गई है। तो ऑन एन एवरेज मैं ये कह सकता हूं कि 1 सेकंड में तुमने कितनी सप्लाई करी होगी? 20 जूल। जी। और दूसरे वाले केस में 1 सेकंड में आपने कितनी एनर्जी सप्लाई करी होगी? 2 जूल। बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हैं जो एनर्जी सप्लाई करने का रेट है वो अलग अलग है। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। यहाँ पे जो पावर है, वो पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी है, वो अलग अलग होगी। और हम ये कह सकते हैं पहले वाले केस में ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। ज्यादा एनर्जी कम जी। समय में अगर आपने ट्रांसफर कर दी तो ज्यादा ताकत है। ज्यादा ताकत। इसका मतलब एक एग्जाम्पल से अपन ये भी समझ सकते हैं। सपोज ये एक पहाड़ है, फ्रिक्शनलेस है, म्यू यहां पे मैं 0 मान लेता हूं। यहां पर एक बॉडी है m मास की, एक आदमी है, कमजोर सा आदमी है, मैं उसको लाल आदमी बोल रहा हूं, ठीक। उसने क्या किया, ये पार्टिकल यहां पे रेस्ट पे था, यहां से इस मास को यहां रेस्ट पे ले जाके रख दिया, कैसे भी रखाओ। तो अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर हम पूरा इसका वर्क डन बाय मैन देखेंगे तो आप बोलोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय मैन, फ्रिक्शन नॉर्मल का वर्क डन 0 हो जाएगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट टू रेस्ट मतलब हो गया 0। तो कुल मिला के वर्क डन बाय मैन निकल के आया mgh। इसका मतलब इतना वर्क डन आदमी ने किया। बिल्कुल सही बात। अब वो मैंने बोला कि सपोज वो कमजोर आदमी है बेचारा, उसने यहां से यहां तक ले जाने में 2 घंटे लगा दिए। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में उसे 2 घंटे लग गए। 2 घंटे लगे। इस 2 घंटे में उसने कितना वर्क डन किया? mgh। वहीं एक दूसरा है नीला वाला आदमी, ताकतवर, उसने भी यही काम किया। रेस्ट से रेस्ट तक की जर्नी में ये पूरा उसने ट्रांसफर किया, लेकिन यही काम उसने कर दिया सपोज 10 मिनट में। ताकतवर आदमी था एकदम, मतलब मेरे जैसा, आपके जैसा, बिल्कुल, जो जिम जाता है खूब एकदम अच्छे से, परफेक्ट फिट आदमी एकदम, उसने यही काम 10 मिनट में कर दिया। तो अब अगर हम बोले कि दोनों में से किसने ज्यादा काम किया, काम तो दोनों ने बराबर किया है। काम तो दोनों केस में वर्क डन बाय मैन mgh ही आएगा। mgh ही आएगा। लेकिन इसको मैं क्यों ताकतवर बोल रहा हूं? क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी, मतलब एनर्जी तो उतनी है, सॉरी, जी। एनर्जी कम समय में सप्लाई कर रहा है। बिल्कुल। मतलब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उसने 10 मिनट में ही उतनी एनर्जी सप्लाई कर दी जितनी सप्लाई करने में से 2 घंटे लगे। बिल्कुल। तो इसका मतलब इसकी नीले वाले की पावर ज्यादा है और लाल वाले की पावर मतलब कम। एक बात समझ में आ रही है कि जी। पावर में जो टाइम का फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल। जब हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो भाई एनर्जी सेम सप्लाई हो रही है, जी। लेकिन एनर्जी जिसमें ज्यादा समय में सप्लाई होगी उस केस में पावर ज्यादा होगी। आप तो ऐसा समझो घर पे जैसे मजदूर है कोई बेचारा, एक कमजोर है, एक एकदम हट्टा कट्टा है,
तो आपको एक काम कराना है घर पे, पूरा दीवार तुड़वानी है, तो जो मजदूर कोई भी काम है, सपोज मैकेनिक यहाँ पे कोई भी काम है, तो भले ही वो कमजोर आदमी जो है उसने 10 दिन में काम कंप्लीट करके दिया, और वही जो एफिशिएंट आदमी हुआ उसने 2 दिन के अंदर करके दे दिया, तो हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे यार उसके अंदर पावर ज्यादा। अब मुझे समझ में आ रहा है जो ताकत, हाँ ताकत, उसको हम यहाँ पे कैसे रिलेट कर ज्यादा ताकत होने का मतलब है कि कम समय में आप ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही। देखते हैं कि फिजिक्स में पावर की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हमें तो भैया सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्वेश्चन बनाने और सिलेक्शन निकालना है। बिल्कुल जी हाँ, जैसे कि वर्क किसी भी फोर्स का डिफाइन होता था ना जी, उसी तरीके से पावर भी किसी भी फोर्स के लिए डिफाइन होती है। वी डिफाइन अ पावर ऑफ अ फोर्स एज अ रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। जी, वर्क करने का रेट क्या है, किस रेट से वर्क डन हो रहा है। और जब भी सर रेट की बात की जाती है, हाँ, तो रेट हम हमेशा 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, एक इंस्टेंटेनियस और एक किसी इंस्टेंट पे डिफाइन होती है, और एक एवरेज जो कि किसी इंटरवल के लिए डिफाइन होती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। जी, तो इंस्टेंटेनियस पावर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं dw/dt। बिल्कुल सही। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है, तो उसको आप अगर डिफरेंशिएट कर देंगे जी, तो यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस पावर। इसका मतलब सर यहां से भी बहुत सारे सवाल बनेंगे। बिल्कुल मैथमेटिकली आप समझ जाओ, W दे देगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोल देगा भैया 4 सेकंड पे पावर बता दो, डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट कर दो। बिल्कुल। अगर W मतलब वर्क डन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको दिया हुआ है, तो याद रखना उसको डिफरेंशिएट करते ही आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर। जी, ये पावर और वर्क में बिल्कुल वैसा ही रिलेशन लग रहा है जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में होता था। जो एक्सेलरेशन था वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जी, उसी तरीके से जो पावर है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। बिल्कुल, रेट ऑफ वर्क डन। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। DW। हाँ, मैं DW को क्या लिख सकता हूं, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन होगा इस फोर्स का वो उस तरीके से लिखा जा सकता है। जी, ठीक है, ये रहा वर्क डन अपॉन dt। हाँ, अब अगर इस वाले टर्म को एक साथ क्लब कर दूं dr/dt, तो ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट द रेट वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेलोसिटी। इसका मतलब मैं ऐसा कह दूं कि F.B आप जो है किसी इंस्टेंट पे भी लगा सकते हो। बिल्कुल। अगर किसी भी गिवन फोर्स का आपको पावर फाइंड आउट करना है, जी, ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप F.V कर देंगे ना, तो आपका काम चल जाएगा। सर इसका मतलब इसमें F कांस्टेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत काम की बात है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं वर्क की, तो फॉर्मूला याद होता है कि कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क का फॉर्मूला होता है F.S। तो सिमिलरली बच्चे ऐसे भी याद रख लेते हैं कि कांस्टेंट पावर, मतलब आप समझ रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट होगा तभी मैं पावर जो है F.V बोलूंगा। ऐसा नहीं है, यहां से आपको दिख रहा है कि आप वेरिएबल फोर्स में भी लगा सकते हो। बिल्कुल। किसी एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, तो सर जब इंस्टेंट पे बात करते हैं जी, तो मेरे हिसाब से वहां पे वेरिएबल या कांस्टेंट होने का तो कोई मतलब हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट तो हम किसी इंटरवल में बताएंगे ना क्या है। बिल्कुल सही। इंटरवल में जब कोई चीज चेंज हो रही होती है जी, तो हम बोलते हैं वेरिएबल है, नहीं हो रही तो कांस्टेंट है। जब किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं कि भैया t=1 पे बताओ, तो चाहे फोर्स वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, नहीं पड़ता। बिल्कुल। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। जी, अब इसी एक्सप्रेशन को आप ओपन करके भी लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं F.V cos थीटा। हाँ, यहाँ पे थीटा क्या होगा, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि जो पावर है किसी भी गिवन फोर्स की, पॉजिटिव नेगेटिव है जीरो, कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। जी, बिल्कुल सर। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि स्टूडेंट्स को आगे जाकर के काफी काम आएगा। हाँ, कि जो सेंट्रीपिटल मतलब नेट फोर्स जो सेंट्रीपिटल है, हाँ, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता था, तो वो तो कभी पावर डिलीवर करेगा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का काम ओनली डायरेक्शन चेंज करना होता था, और वो जो था उसकी पावर जो है वो, या एनर्जी इनफैक्ट कह लो, तो एनर्जी को चेंज नहीं करता। तभी तो हमने AC और AT को 2 कंपोनेंट लिए थे। AT का काम था स्पीड को चेंज करना, और AC का काम था डायरेक्शन चेंज करना। ये तो बात हो गई इंस्टेंटेनियस की। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपकी काफी हेल्प करने वाला है कि इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। सर जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन बराबर dv/dt, तो इसके 2 बात निकले थे। VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। अरे सर ये आपने बढ़िया पॉइंट बताया। और AT ग्राफ का स्लोप चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो सर यहीं पे कवर कर लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख दूं क्या, dw बराबर p dt। इसका मतलब w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ p dt।
मुझे यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि हाँ। अगर y एक्सिस पे पावर हाँ और x एक्सिस पे टाइम प्लॉट कर दिया जाए हाँ, तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो दे देगा वर्क डन देगा उस गिवन टाइम इंटरवल का। मतलब ये T1 ये T2 अगर मैं मान लूं तो ये जो नीला वाला एरिया है ना, ये हमको दे देगा वर्क डन। बिल्कुल सही सर। यहाँ से एक और बात मुझे समझ में आ जी। रही है कि जैसे अगर हमने y एक्सिस पे पावर को प्लॉट किया है, जी उसी तरीके से अगर मैं y एक्सिस पर, यहीं पे बता देता हूँ, जी जी अगर मैं y एक्सिस पे वर्क डन रखता हाँ और x एक्सिस पे टाइम टाइम रखता, उसका कर्व कुछ इस तरीके का होता, हाँ हाँ और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जी, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो आ जाता तो उस इंस्टेंट का की स्लोप क्या देगा, उस इंस्टेंट पर पावर। देगा। जी बिल्कुल स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं dw/dt। जी ठीक है, तो ये आपको बता क्या रहा है, स्लोप ही तो बता रहा है। बिल्कुल तो सही। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और सपोज एंगल थीटा है, तो मैं ये कह सकता हूँ जो tan थीटा होगा वही उस इंस्टेंट की पावर होगी। पावर हो जाएगी। तो यहाँ से एक और बात समझ में आ रही है, जो स्लोप ऑफ सीकेंट होगा हाँ, वो हमें एवरेज देगा। बिल्कुल जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी हमने डिफाइन की थी, एवरेज एक्सीलरेशन भी डिफाइन किया था, ये लोग उसी एनालॉजी तरह को से कंपेयर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल। तो ये कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन को पावर से रिप्लेस करो, हाँ। और वेलोसिटी को वर्क डन से रिप्लेस करो। जो सारी चर्चा वहां हुआ करती थी काइनेमेटिक्स में, वो सेम यहीं पर आ जाएगी। वैलिड है भाई। बिल्कुल। एवरेज किसी इंटरवल में डिफाइन होगा जी। तो जिस इंटरवल में बात कर रहे होंगे तो एवरेज को हम लिख सकते हैं द टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन टू डू वर्क। मतलब जी। उस इंटरवल में जो इसमें वर्क हुआ है जी। उसके टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर सर? हाँ सर, आगे बढ़े सर। इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तब और ज्यादा फील आएगी। ये आप इंफॉर्मेशन जो ये नोट कर लीजिएगा भाई, ग्राफ वाली छोटी सी बात है। बिल्कुल कि एरिया अंडर द पीटी कर्व जी, आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। वर्क डन देगा। उसी तरीके से द स्लोप ऑफ डब्ल्यूटी कर्व आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस। सर मुझे ऐसा भी बोल दूं क्या, सपोज एक क्वेश्चन है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं जिनकी वजह से पीटी ग्राफ दे दिया, देन एरिया देगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही है। यहाँ ये एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम को भी कोलैबोरेट कर दिया जी। कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी देगा। चलिए सर आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं सर। अब सिंपल सी बात है भाई, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी था। बिल्कुल ऐसा यूनिट जो पावर की है वो जूल पर सेकंड होती है। बिल्कुल। जिसे हम वॉट में भी लिख सकते हैं। जी। मोटर्स, इंजन्स या फिर आप कार्स वगैरह में देखते होंगे, जो पावर है उसे जनरली एचपी से, मतलब हॉर्स पावर से मेजर किया जाता है। ये जी। इंफॉर्मेशन है, याद रखना। ये याद रखना मजबूरी है। यूनिट्स कन्वर्ट करके बिल्कुल। क्वेश्चन दे दिया। आपने पूरा आंसर निकाला और उसने कह दिया भाई हमें तो हॉर्स पावर में निकाल के बताओ, तो ये रिलेशन ही अगर याद नहीं है तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी फिर। तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। जी उम्मीद कर रहा हूँ सर ये तो शायद याद ही हो। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, अब आते हैं काम पे। जी, देखिएगा भाई question मैं इसको ऐसे पढ़ लूं सवाल को। वेलोसिटी बराबर 40 + 3t स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 to t = 2 सेकंड। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही सवाल हो गया जी। करते हैं सर। इफ वर्क डन बाय सम फोर्स इज गिवन एज, जैसा जी। कि आप देख पा रहे हैं वर्क डन दिया हुआ है, पावर पूछी जा रही है, तो अभी हाँ। हम रिलेशन निकाल ही चुके हैं कि पावर इक्वल्स टू क्या था, जी। dw/dt। सिंपली इस एक्सप्रेशन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। 4 differentiate करेंगे तो 4 प्लस 6t। जी t इक्वल्स टू कहां पे पूछा गया है, 2 पर। जी तो t इक्वल्स टू 2 यहां पे 16। तो ये आ जाएगा क्या, 16 यूनिट लिखनी है तो जूल पर सेकंड। क्लियर जी। क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि कहां पे पूछा है, एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर। एवरेज वैल्यू पूछी है, तो जी। एवरेज वैल्यू का मतलब पहले टोटल वर्क डन निकालेंगे उस इंटरवल में। हाँ तो टोटल वर्क डन निकालना है तो पहले t इक्वल्स टू 0 पुट करो उस एक्सप्रेशन में। जी। जब उस एक्सप्रेशन में t इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं वो वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब उसी एक्सप्रेशन में t इक्वल्स टू 2 पुट करो, तो ये हो गया 4 × 12 8 20। 20। जी। हमारे पास टोटल वर्क डन इस इंटरवल में कितना हुआ, 20। जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एवरेज पावर होगी वो जाएगी 20 अपॉन टाइम इंटरवल कितना, 2 2 = 10 जूल पर सेकंड। तो देख पा रहे हैं ये है एवरेज वैल्यू और ये है t इक्वल्स टू 2 पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। वैल्यू। बहुत बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। बिल्कुल सर। देखो भाई अगला क्वेश्चन, हाँ, पावर लिखी हुई है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, Work done पूछ रहे हैं। फोर्स इन दिस इंटरवल। इंटीग्रेट कर दें बस, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट ही लिख देते हैं डायरेक्ट। dw = p डॉट, तो p कितना हो गया, 3t स्क्वायर प्लस 2t dt, और इस एक्सप्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0 से 2, जो भी आंसर आ रहा है।
दूसरी बात खत्म। पावर का एक्सप्रेशन टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है तो इंटीग्रेट करके वर्क निकाल लो, वर्क का दिया हुआ है तो उसे डिफरेंशिएट करके पावर निकाल दो, या चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना जी। आसान है सर ये तो। हाँ आगे बढ़े सर, ये रहा, चलिए ये अच्छा सर, थोड़ा सा अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन क्या है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। हाँ एक पार्टिकल है 2 kg का, ठीक है, ग्राउंड सरफेस पर, मास 2 kg, यहाँ से इसे प्रोजेक्ट किया गया है 40√2 से, हाँ ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री जी। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द पावर ऑफ अ mg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप्ड एट t = 0, 2, 4 एंड 6 सेकंड्स। अलग इंस्टेंट पर हमसे ग्रेविटेशनल फोर्स की जो पावर है ना वो पूछी जा रही है जी। तो यहाँ पे तो मुझे वही एक्सप्रेशन याद आ रहा है जो थोड़ी देर पहले सर हमने पढ़ा था, F.V कि किसी भी इंस्टेंट पर अगर पूछा जाए जी। तो अगर मुझे फोर्स वेक्टर पता हो, हाँ। F वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर लिख करके मैं सब निकाल power लेंगे, सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब F वेक्टर तो हम देखते ही बता सकते हैं, mg मास कितना है, 2g है, 10 तो 20 j कैप माइनस लगा के। बिल्कुल, आपको पता है कि जब ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो जी। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और जी। क्या होगा 20 जी। तो ये तो हो गया फोर्स वेक्टर। हाँ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आसान रहेगा। आसान रहेगा। अब हमें क्या लिखना है, वेलोसिटी। अभी आप खुद समझदार हैं, काइनेमेटिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, लिख दूं क्या सर? हाँ सर। तो देखो मैं पहले एक्स कंपोनेंट बता देता हूँ। एक्स कंपोनेंट आपको पता है कभी 40 चेंज नहीं होगा, जो कि हमेशा ही 40 रहेगा। हाँ। वाई कंपोनेंट की बात की जाए तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जी। किसी भी टी टाइम पर अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो 40 माइनस 10t। बिल्कुल सही। वेलोसिटी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं सर। तो मैं यहां लिख दूं सर, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 40 i कैप प्लस 40 माइनस 10t j कैप। अब मुझे निकालना है इसका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट खत्म। अब हम कुछ नहीं करेंगे, आप t की वैल्यू पुट करते जाओ और डॉट प्रोडक्ट निकालते जाओ, वही आंसर है इसका। f वेक्टर डॉट v वेक्टर करना है आपको, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था वो एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर आपको वर्क डन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले वर्क डन निकालो फिर डिफरेंशिएट करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है F.V लगाओ जी। अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे। बिल्कुल सर। और इसमें खास इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा ना जी, और जब हाईएस्ट पे पहुंचेगा, जब ये टॉप मोस्ट जी, पॉइंट पर होगा, बिल्कुल, उस इंस्टेंट पर पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो, क्योंकि फोर्स हो गया टोटली नीचे mg और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 90 डिग्री हो गया। और ये भी कह सकते हैं जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा इस दौरान पावर नेगेटिव आएगी। हाँ, तभी नीचे आ रहा होगा उस समय पावर पॉजिटिव आएगी। बिल्कुल, क्योंकि ग्रेविटी वैल्यूज पुट करेंगे तो समझ आएगा। हाँ, वैसे भी दिख रहा है ग्रेविटी का वर्क डन निगेटिव आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल स्पीड डाउन हो रहा है। स्पीड डाउन होता गया और फिर क्या हुआ, स्पीड मिनिमम हुई, और जब वो नीचे आ रहा है तो स्पीड अप हो रहा है। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है जी। आगे बढ़े सर, नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक पार्टिकल का जो पोजीशन है जी, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है पावर ऑफ अ नेट फोर्स एट t = 2 सेकेंड्स जी। अप्रोच कैसे करें, पावर निकालनी है। तो सबसे पहला थॉट क्लिक क्या करना चाहिए, क्या मैं फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकता हूँ? हाँ, तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है सर। इसको डिफरेंशिएट करूं सर मैं? बिल्कुल। वेलोसिटी कितना आएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t प्लस t स्क्वायर है ना। वेलोसिटी आ चुकी है, बिल्कुल सर। एक्सेलरेशन 2 प्लस 2t, तो फोर्स हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर दूं सीधा, 4 प्लस 4t। अब आपके लिए आसान हो गया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि फोर्स और जो वेलोसिटीज है ना, जी, के बीच का जो एंगल है ना वो अभी जीरो ये, क्योंकि पार्टिकल एक्स एक्सिस के ही अलोंग मूव कर रहा है जी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होने के कारण cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो फोर्स होगा वो F वेक्टर डॉट V वेक्टर को मैं यहाँ पे सिंपली F इंटू V लिख देता हूँ। बस खत्म। फोर्स मुझे पता है, वेलोसिटी मुझे पता है, गुणा भाग करो। चाहो तो क्वेश्चन में ऐड भी कर लेना, पार्टिकल इज मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस ओनली। बिल्कुल सर जी। यहाँ पर F इंटू V करके t = 2 पुट कर देना, आपके बस पास क्या आ जाएगा, आंसर पावर ऑफ द नेट फोर्स। आगे बढ़े सर, 96 आंसर जाएगा। आंसर आता है 96। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अ कांस्टेंट पावर P जी is applied on a body of mass m by a variable force in the same direction of displacement। मतलब क्वेश्चन में यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि जो फोर्स है वो वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही लग रहा है और वेरिएबल है। फोर्स वेरिएबल है लेकिन पावर कांस्टेंट है। हाँ जी।
फाइंड रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना जी। चाहूंगा, आपको आगे जाकर के काफी यूज आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। जो पावर होती है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। हाँ। एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर लिख सकता हूँ जी। इस सिचुएशन में आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फोर्स सेम डायरेक्शन में ही है। हाँ। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा F इंटू वी। बिल्कुल सही। फोर्स को लिखने का तरीका मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी। क्लियर? बिल्कुल सही। अब एक्सेलरेशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तरीका है एक्सेलरेशन को लिखने का क्या, dv बाय dt। बिल्कुल। अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा जाए जी तो उन केसेस में आप एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिख लें। जी। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए वेलोसिटी का फंक्शन तो आपको याद होगा एक्सेलरेशन को लिखने का एक और एक्सप्रेशन, d dv by dx इंटू dv बाय ds। जी। अब कब कहां पर क्या यूज करना है ये आपको खुद सोचना होगा क्वेश्चन को पढ़ करके कि वहां क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है। बिल्कुल। क्वेश्चन को आप देखें तो क्या पहला वाला वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब मैं इस्तेमाल करूंगा ये वाला एक्सप्रेशन। जी। हमसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा जा रहा है जी। तो ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, पावर कांस्टेंट है जी। इसी एक्सप्रेशन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं m इंटू वी को आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूं dv by dt। जी। dt को पावर t dt जी इज इक्वल्स टू m v dv। dv। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, मैथ्स का सवाल है। पावर कांस्टेंट है, वहां पर p बाहर निकल जाएगा, जैसे m बाहर आ गया तो आंसर आ जाएगा सर pt। और यहाँ क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। और लिख लेते हैं सर गिवन u इनिशियल बराबर 0। मतलब हम ये कह सकते हैं क्योंकि लिमिट्स यहाँ पे पुट करनी होगी तो t इक्वल्स टू 0 पर हाँ। जो स्पीड ऑफ अ पार्टिकल है वो क्या है, 0 है। तो बिल्कुल। किसी भी जनरल टाइम t पर आप स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर तो इसमें आ जाएगा सर pt इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। खत्म। फिर पूछा डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जी सर। अब जैसे ही डिस्प्लेसमेंट की चर्चा हुई तो यहाँ पर आप वेलोसिटी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, उसको फिर से इंटीग्रेट कर दो, उसको दोबारा से इंटीग्रेट कर देंगे तो बिल्कुल आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि यहाँ पे pt की वैल्यू क्या आ जाती है, हाफ mv स्क्वायर बाय 2। 2। जी। सर यहाँ से v की वैल्यू बताइएगा क्या आ रही है, यहां से v आ जाएगा 2pt बाय m 2p t बाई m। ये आ गया सर। और v को हम लोग रख देंगे dx बाई dt इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो गया है 2p बाई m और यहाँ पे रूट टी। इस dt को उठा के इधर ले जाके इंटीग्रेट कर दीजिएगा, मैथ्स का सवाल बनके तैयार हो गया। बिल्कुल। ये देखिए मैथमेटिकल इक्वेशन जी। ठीक है। कब हमें किस चीज की नीड है ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जी। जैसे यहाँ पे हमने पहले वेलोसिटी निकाली, फिर हमने v ऑप्शन पढ़ा तो हमें समझ में आया। अब हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। जी। तो हमें तुरंत क्लिक किया कि वेलोसिटी अगर हमें पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt। बिल्कुल सही। जैसे इसमें बहुत सारे वेरिएशन बन सकते हैं। जैसे अभी आपसे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछी थी, वो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन बता दो, तो यहाँ पर a की जगह v dv बाई dx करके इंटीग्रेट कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ। क्योंकि आपको अपने आप ही समझ में आ जाता है कि टाइम की आपको नीड ही नहीं है, वहां पे आपको पोजीशन चाहिए, तो वहां पे v इंटू डी वी बाय dx कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को सर समझ में आ गए होंगे सर। जी। अभी सर, तो आगे आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा अच्छा सवाल लेते हैं सर। अब हाँ देखिए ये अगला क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। हाँ। इंटीग्रेट तो आप कर ही लेंगे। बिल्कुल। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या है पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एक एम मास का ब्लॉक है जी। t इक्वल्स टू 0 पे उसे v नॉट वेलोसिटी देकर के एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्रोजेक्ट किया गया। आपको एक बात समझ में आ रही है, वेलोसिटी दी है लेकिन सरफेस रफ है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती होते होते फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। जी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ओके। एक्चुअली यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी जनरल टाइम t पर जी। ये बताओ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितनी पावर डिलीवर कर रहा होगा। इसका मतलब एफ डॉट बी लगा दूं, बिल्कुल सर। फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी। हाँ। और किसी टाइम पर वेलोसिटी निकालना है तो वो सिंपल सा सवाल वो होगा। एक सिंपल सा सवाल तो मैं लिख देता हूं सर, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू एम जी। बिल्कुल सही बात सर। और जब मैं इसकी वेलोसिटी लिखूंगा किसी टाइम पर तो v बराबर u, एक्सेलेरेशन पीछे होगा, माइनस a इंटू टी। अगर a की बात करें तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो म्यू इंटू जी हो जाएगी। म्यू इंटू जी हो जाएगी, मास से डिवाइड करते के साथ ही इसको, तो इसका मतलब v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आ गया फोर्स।
बस खत्म हो गया। अब जी। आपको किसी भी टी टाइम पर पावर लिखनी है अगर फ्रिक्शन फोर्स की, तो देखिए कैसे लिखेंगे। फोर्स, हाँ, फोर्स की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या लिखेंगे, वी नॉट माइनस म्यू जी टी, और आगे नेगेटिव साइन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि फोर्स इधर है और वेलोसिटी आगे है। तो यहाँ पे बिल्कुल देख पा रहे हैं जो थीटा की वैल्यू है, मतलब अगर मैं थीटा पूछूं आपसे, जी। फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, जी। तो वो एंगल अभी 180 डिग्री 180, तो कॉस 180 -1, माइनस। और माइनस साहब अब ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पावर निगेटिव का मतलब एनर्जी दे नहीं रहा है, एनर्जी ले रहा है एक तरह से, यहाँ पे है ना? ब्लॉक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है जी। वो आप देख पा रहे हैं धीरे 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 क्या होती जाएगी, कम होती चली जा रही है। बिल्कुल, तो ये किसी भी इंस्टेंट पर आपने पावर डिलीवर्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लिया है। अगला देखें, जी, एवरेज पावर हाँ, डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन Force फोर्स ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। बिल्कुल, अब एवरेज पूछा जा रहा है, हाँ, पढ़ चुके हैं, एवरेज का मतलब होता है द टोटल वर्क डन हाँ। अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल, स्टार्ट करें सर। हाँ, इसको मिटा देते हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। क्लियर जी। तो अगर मेरे से ये पूछा जाता कि ये बताओ कि इस इंटरवल में, जिस इंटरवल में ये रुक गया, उस इंटरवल में फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, जी। तो मुझे देखकर ही समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा उसे मैं यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल और एमजी ने वर्क किया नहीं, मैंने हाँ। यूज किया वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 माइनस माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। जी, दिस इज व्हाट टोटल Work- वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बिल्कुल अब आपको याद होगा एवरेज पावर में डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन आता था टोटल टाइम, जी, मतलब फ्रिक्शन ने अगर इतना वर्क किया है तो इतने वर्क को करने में उसे कितना कितना समय लगा है, तो अब आपको यहाँ पे काइनेमेटिक्स का यूज करना कि पड़ेगा, कितनी देर के बाद ये पार्टिकल रेस्ट पर रेस्ट पे आ जाएगा। बिल्कुल। तो काइनेमेटिक्स में बोल सकता हूँ फाइनल स्पीड 0, जी, इनिशियल स्पीड क्या थी वी नॉट, एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, म्यू जी म्यू इंटू जी इंटू टी, यहाँ पे टी की वैल्यू आप पुट कर देंगे कितनी, वी नॉट म्यू जी, बिल्कुल देखिए सही, यहाँ पे एवरेज पावर आप क्या लिख पाएंगे, टोटल वर्क डन, हाँ। टोटल वर्क डन क्या है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर जी, अपॉन टोटल टाइम टेकन, और टोटल टाइम टेकन क्या हो गया, वी नॉट बाय म्यू। जी, बिल्कुल सही। याद रखना ऊपर वाला टोटल वर्क डन है। टोटल वर्क डन से एक बात याद आई कि सवाल होते थे ना सर, अभी पत्थर को यहां से फेंका और यहीं पे गिर गया, हाँ तो यहां से लेके यहां तक ग्रेविटी का टोटल वर्क डन 0 हो गया। बिल्कुल सर, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पावर, एवरेज पावर बाय द ग्रेविटी यहां से लेके यहां तक हो जाएगा 0। 0। प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता था एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इन दैट सिचुएशन तो वो 0 हो जाएगा। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि पत्थर को हमने पढ़ा था काइनेटिक, जितनी स्पीड के साथ फेंकते थे उतनी स्पीड से गिरता भी था, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल सेम हो गई ना। बिल्कुल, और सिंपल सी बात यहाँ से देखकर भी समझ में आ रहा है कि जब वो ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी ने जितना नेगेटिव वर्क किया एग्जैक्टली उतना ही वापसी में पॉजिटिव कर दिया। जी तो सर, पावर के इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपको एक्सप्रेशंस वगैरह याद हैं, जी। जैसे एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, जी, दैट इज फॉर द इंस्टेंटेनियस पावर, हाँ, और डी डब्ल्यू बाय dt, और एवरेज के लिए टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। बिल्कुल, इन्हीं एक्सप्रेशंस को मैथमेटिकली एक्सचेंज वगैरह करके जनरली बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। जी ये सर, क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान था, बस ये हाँ, है कि आपको एक्सप्रेशन यूज करना आना चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। जी, ठीक है, आगे बढ़े सर।